द बॉयज एक बार फिर से लौट आया है अपने 4th सीजन के साथ, जहां होंगी ढेर सारी फाइट और पॉलिटिक्स द बॉयज की होमलैंडर के साथ। बिली बुचर के पास केवल 6 महीने बचे हैं और उसको अपनी बीवी से किया हुआ वादा भी निभाना है। रायन को दूसरा होमलैंडर बनने से रोकना है और ह्यूई को अपने रिलेशंस अपनी फैमिली के साथ अच्छे करने की जरूरत है। फ्रेंची का पास्ट एक बार फिर उसके सामने आने वाला है और होमलैंडर अपनी एग्जिस्टेंशियल मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है और स्टारलाइट का डार्क पास्ट भी हमारे सामने आने वाला है और साथ में होंगी ढेर सारी पॉलिटिक्स जो आज की अमेरिकन सोसाइटी का आईना है। तो इस सीजन बहुत कुछ होने वाला है और अभी तो केवल 3 ही एपिसोड आए हैं। तो आज की वीडियो में हम द बॉयज के सीजन 4 के फर्स्ट 3 एपिसोड्स का ब्रेकडाउन करेंगे और साथ ही साथ उसकी हिडन फिलॉसफी और मीनिंग को समझेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना कोई समय गवाए चलिए ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। द बॉयज निकले हैं एक बार फिर से कोवर्ट मिशन पे न्यूमन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसी के पॉलिटिकल फंक्शन में CIA विक्टोरिया न्यूमन को न्यूट्रलाइज इसलिए करना चाहता है क्योंकि उनको पता है कि न्यूमन सूप है। अगर वो प्रेसिडेंट बन गई तो वो ऐसे कायदे कानून ला सकती है जिससे ह्यूमंस को नुकसान हो सकता है। इफ अ सूप बिकम्स अ प्रेसिडेंट देन द वर्ल्ड माइट बिकम एन एपोलिप्टिक वर्ल्ड और ह्यूमंस कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मिलेंगे। तो न्यूमन को न्यूट्रलाइज करने का फैसला काफी सही है, पर वहां पे न्यूमन की बेटी जोई फ्रेंची को देख लेती है और इनका कवर ब्लो हो जाता है। जोई को न्यूमन ने लास्ट सीजन में इंजेक्शन भी लगाया था सूप बनाने के लिए। लोग आस्तीन में सांप पालते हैं, जोई ने मुंह में सांप पाले हुए हैं और वो फ्रेंची और किमिको पे हमला कर देती है और किमिको और फ्रेंची कैसे ना कैसे करके अपनी जान बचाते हैं। उधर ह्यूई न्यूमन के ऊपर एसिड फेंक देता है जिससे एक बात क्लियर हो जाती है कि विक्टोरिया न्यूमन को आप नहीं मार सकते। शी इज इनवल्नरेबल। एसिड से सिर्फ उसके कपड़े जलते हैं, उसका चेहरा नहीं, और वो बंदूक की गोली से भी नहीं मर सकती। उसको मारना अभी के लिए तो इम्पॉसिबल है। उसके बाद बुचर और मार्विन CIA के ऑफिस में जाते हैं जहां बुचर की मुलाकात एक न्यू कैरेक्टर से होती है जो उसका पुराना दोस्त है, जो कैसलर, जिसका रोल जेफरी डीन मॉर्गन प्ले कर रहे हैं। इन्हें आपने सुपरनैचुरल में देखा होगा। तो कैसलर भी यही चाहता है कि रायन दूसरा होमलैंडर ना बने, इसके लिए बुचर और कैसलर साथ में मिलकर काम करेंगे। उधर होमलैंडर की एंट्री होती है जो अपनी एग्जिस्टेंशियल मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है। उसके बाल भी ग्रे हो रहे हैं, वो बुढ़ा हो रहा है अपना होमलैंडर, और वो अपने चारों तरफ सिर्फ यस मैन से घिरा हुआ है। सबके सब उससे इतना डरते हैं कि उसके आगे कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सब हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। वो लोगों को बचाता है तो भी लोग उसको चीयर करते हैं, वो लोगों को मारता है तो भी लोग उसको चीयर करते हैं। सब कुछ मीनिंगलेस सा हो गया है उसके लिए। वो फिर से 7 को क्रिएट कर रहा है तो उसको न्यू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। तब होमलैंडर की नजर सिस्टर सेज पे पड़ती है जिसकी सुपर पावर ही यही है कि वो स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ है। और वो सिस्टर सेज को इसलिए चूज करता है क्योंकि उसको कोई ऐसा चाहिए जो उसको एडवाइस दे सके बिना डरे। अब दिमाग सिस्टर सेज का होगा और पावर होमलैंडर की। डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है और ये हमें आगे के एपिसोड में दिखता भी है। वहीं दूसरी तरफ मार्वन की वाइफ उसको अपने एक्स को ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि जेना जो कि उसकी बेटी है वो उसके एक्स को मिस कर रही है, क्योंकि उन दोनों के बीच में होमलैंडर को लेके काफी बढ़िया रिलेशन हो गया था। वो दोनों होमलैंडर की कॉमिक्स पढ़ते थे, उसके शोज देखते थे, पिक्चरें देखते थे, दोनों ही होमलैंडर के बहुत बड़े फैन हैं। पर जब से जेनी की माँ ने ब्रेकअप किया है तब से वो उससे मिली नहीं है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहने लगी है और अब स्कूल से भी कंप्लेन आती है कि वो आए दिन स्कूल में फाइट कर रही है। और अभी शहर का माहौल भी काफी पॉलिटिकल हो चुका है जहां सब लोग धरने पे खड़े हैं, कोई स्टारलाइटर्स हैं तो कोई होमलैंडर्स हैं। तो मार्विन अपनी वाइफ के कहने पे उसके एक्स का पीछा करता है जहां पे वो देखता है कि सिस्टर सेज उससे मिलने आई है और वो सारे लोग एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बिल्डिंग से होमलैंडर बाहर आता है और वहां से चले जाता है, जबकि होमलैंडर को तो उस वक्त कोर्ट में होना चाहिए था, उसकी हियरिंग चल रही होगी। होमलैंडर का यहाँ होने का मतलब है कि कुछ तो हुआ है। अरे बिल्डिंग के अंदर तो कांड हो गया है। होमलैंडर अपने 3 सबसे बड़े फैंस को बुलाता है और नोआर को, ए ट्रेन को और डीप को कहता है इन तीनों को बेसबॉल बैट से जान से मारने के लिए, ताकि जब कोर्ट में वर्डिक्ट आए कि होमलैंडर इज नॉट गिल्टी तो वो कोर्ट के बाहर दंगा करा दे स्टारलाइट और होमलैंडर्स के फैन के बीच। और ये जो 3 डेड बॉडीज है उन्हें वहीं पे फेंक देंगे ताकि सबको ये लगे कि स्टारलाइट के फैंस ने इन्हें मारा है और पब्लिक में स्टारलाइट को लेके और भी ज्यादा नफरत फैल जाए और सभी लोग होमलैंडर के सपोर्ट में आ जाएं। तो प्लान तो काफी अच्छा है। वहीं ह्यूई के फादर को स्ट्रोक आ जाता है और वो उन्हें मिलने हॉस्पिटल में जाता है
जहां पे ह्यूई की मुलाकात अपनी माँ से होती है जो उसे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। जिन 3 लोगों को होमलैंडर ने मरवाया था बेसबॉल बैट से, उनका इल्जाम स्टार लाइटर्स पे पड़ गया है। बिली बुचर अपनी टीम को बताता है कि सूप इंजेक्शन लेने की वजह से ही इज डाइंग और उसके पास अब 6 ही महीने बचे हैं। और द बॉयज का कैप्टन भी अब बिली नहीं है बल्कि मार्विन है, क्योंकि बुचर लास्ट सीजन के फिनाले में हेजिटेट कर जाता है होमलैंडर को मारने में। तो बुचर पे अभी किसी को भी पूरी तरह से विश्वास नहीं है। उधर होमलैंडर अपने बेटे रायन की फर्स्ट सेफ स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो कई बार सुपर हीरोज ह्यूमंस को बचाते हैं, पर कई बार वो सब कुछ फेक होता है। जैसे कुछ लोग अच्छा होने का नाटक करते हैं कैमरे के आगे, हेल्पिंग पुअर पीपल सिर्फ कैमरे के आगे, ताकि पब्लिक इमेज अच्छी हो सके। ऐसा करते हुए आपने बहुत लोगों को देखा होगा, पर इन सब चीजों से रायन अनजान है। आफ्टर ऑल ही इज जस्ट अ किड यार। उधर द बॉयज सिस्टर सेज का पीछा करते करते ट्रूथ बॉम्ब विद फायर क्रैकर के सेमिनार में पहुंच जाते हैं, जहां वो सिस्टर सेज को अपने जाल में फंसाते फंसाते खुद ही सिस्टर सेज के जाल में फंस जाते हैं। शी इज द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ, ऐसे ही थोड़ी है। वहां पे स्प्लिंटर होता है जिसका बहुत ही अजीब फेटिश है, वो द बॉयज को मारने लगता है। फिर वहां पे बिली बुचर आ जाता है क्रोबार लेके, एंड वंस अगेन ही सेव्स द डे बाय किलिंग स्प्लिंटर्स। वो क्रोबार से स्प्लिंटर के प्राइम को मार देता है, जिससे सारे स्प्लिंटर्स मर जाते हैं और फायर क्रैकर भी वहां से डर के भाग जाती है। उधर ए ट्रेन भी अभी पूरी तरह से गिल्ट में है, क्योंकि होमलैंडर ने उससे ह्यूमंस को मरवाया है और उसका अपना भाई भी उससे नफरत करता है। वो अपने बच्चों को भी जो है अपने अंकल से बात करने नहीं देता, क्योंकि उसके भाई को पता है कि ए ट्रेन ने आज तक किसी को नहीं बचाया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। वो जो भी करता है सिर्फ अपने लिए करता है। तो इस चीज का जो गिल्ट है वो उसके अंदर अब बढ़ता जा रहा है, और इस वजह से फाइनली ए ट्रेन के अंदर की ह्यूमैनिटी जाग जाती है। और जो बेगुनाह स्टारलाइटर्स 3 लोगों के मर्डर में फंसे हैं, उनकी फुटेज मर्डर के वक्त 20 मिनट दूर की लाके स्टारलाइट और ह्यूई को दे देता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि वो लोग बेगुनाह हैं। उधर ह्यूई अपनी माँ से लड़ता है कि वो उसे बचपन में छोड़कर क्यों चली गई। रायन के हाथ अपनी फर्स्ट सेव में होमलैंडर के कहने पे एक मर्डर हो जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान है और गिल्ट में है, जो कि होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वो एक बच्चा है और बच्चे के हाथ से खून हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। अब होमलैंडर के अंदर तो ह्यूमैनिटी है नहीं, तो वो इस चीज को समझ ही नहीं सकता। और होमलैंडर को तो ये लग रहा है कि उसका बेटा रायन सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उसके फर्स्ट सेव में होमलैंडर वहां पे आ गया और होमलैंडर ने सारी की सारी लाइमलाइट छीन ली, जबकि उसका बेटा एक्चुअल में इसलिए दुखी है क्योंकि उसने अनजाने में ही सही किसी को हर्ट किया है, किसी की जान ले ली है। और इस चीज से होमलैंडर और भी ज्यादा इरिटेट होने लगता है। थर्ड एपिसोड काफी पॉलिटिकल है। अगर आप थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स की, तो आप क्लियरली काफी सारी चीजें समझ पाएंगे। जैसे होमलैंडर का 7 को रीअनाउंस करना विद सम न्यू टीम मेंबर्स, जैसे फायर क्रैकर। फायर क्रैकर बेसिकली राइट विंग यूट्यूबर है जो ये मानती है कि स्टारलाइट और स्टारलाइटर्स पीडो हैं, और वो ऑन स्टेज ये भी कहती है कि अगर स्टारलाइट को वुमेन्स की इतनी चिंता होती तो वो ट्रांसजेंडर्स को उनके बाथरूम में अलाउ ही नहीं करती, उसके खिलाफ आवाज उठाती। द बॉयज में होमलैंडर और उसकी टीम को राइट विंगर्स दिखाया है और स्टारलाइटर्स एज लेफ्टिस्ट, जिसका मतलब ये निकलता है कि राइट विंगर को विलन दिखाया गया है और लेफ्टिस्ट को हीरोज। जो पॉलिटिक्स अभी रियल वर्ल्ड में चल रही है उसी को हमारे सामने रखा गया है, और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी तो लेफ्टिस्ट ही हैं रियल लाइफ में, जो राइट विंगर्स को एज अ विलन दिखाते हैं। जैसे वो आइस वॉट वाले सीन में अब क्रिसमस हॉलीडेज नहीं हैप्पी हॉलीडेज बोलिए, क्योंकि हैप्पी हॉलीडेज में सबको इंक्लूड किया जा सकता है। अरे क्रिसमस हॉलीडेज में क्या ही प्रॉब्लम है, सही तो है क्रिसमस हॉलीडेज। और उसी सीन में जीसस के थ्रू ये लोग सबको मरवा देते हैं। तो रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इस शो में बड़े ही अच्छे से इंक्लूड किया गया है। नाउ कमिंग बैक टू 7, होमलैंडर 7 का आखिरी मेंबर अपने बेटे रायन को बनाना चाहता है। नेपोटिज्म, पर होमलैंडर को कोई क्या ही बोल सकता है। उधर बिली बुचर गेम के थ्रू रायन से कनेक्ट करता है और उसको एक बार मिलने के लिए बुलाता है। रायन जब उससे मिलने आता है तो बिली बुचर उसके लिए ड्रग्ड कुकी तैयार करता है ताकि बेहोश करके रायन को किडनैप कर सके। बट फिर उससे बात करने के बाद वो कुकीज को डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि बिली को लगता है कि रायन होमलैंडर जैसा नहीं है बल्कि अपनी माँ के जैसा है। रायन बिली को बताता है उसने एक्सीडेंटली किसी को हर्ट कर दिया है। उधर मार्विन ए ट्रेन को खबरी बना लेता है और ये लोग प्लान करते हैं होमलैंडर और न्यूमन पे नजर रखने की, उनकी बातों को छुपके सुनने की। बिल्कुल मिशन इम्पॉसिबल टाइप,
पर ये ह्यूई है, टॉम क्रूज नहीं। तो ह्यूई का पसीना सीधे होमलैंडर के ऊपर गिरता है और होमलैंडर को पता लग जाता है कि ह्यूई ऊपर से बातें सुन रहा है। वो ठीक उसी वक्त उस पर हमला कर देता है और जैसे तैसे ह्यूई अपनी जान बचाता है, क्योंकि एंड मौके पर ए ट्रेन उसको भगा के ले जा लेता है, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। स्टारलाइट भी फायर क्रैकर के पास जाती है उससे ये पूछने के लिए कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब हमें पता चलता है कि स्टारलाइट जब 13 साल की थी, ब्यूटी पेंजेंट के समय उसकी मुलाकात फायर क्रैकर से हुई थी। और सच बोलूं, उस समय पे स्टारलाइट बहुत ही बड़ी बिच थी। किमिको और फ्रेंची भी एक साइड मिशन पे जाते हैं जिसमें हमें एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, और क्योंकि फ्रेंची ने ड्रग्स लिए हुए हैं तो उसकी वजह से वो हेलुसिनेट करने लगता है और उसे उन लोगों के भूत दिखते हैं जिनका उन्होंने पहले मर्डर किया है। अब ये वाला जो साइड क्वेस्ट है ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। फ्रेंची की जो स्टोरी लाइन साइड में चल रही है वो उतनी मजेदार नहीं लग रही है, क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि वो किमिको के साथ इन्वॉल्व है, बट अभी कोई और ही बंदा आ गया है जिसके साथ वो इन्वॉल्व हो गया है, तो वो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। उधर ह्यूई के टर्म्स भी अपनी मदर के साथ अच्छे हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसको छोड़कर क्यों गई थी। उसकी माँ क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार थी। उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो चले जाना या फिर खुदकुशी कर लेना। तो उसकी माँ ने चले जाना ही ठीक समझा। होमलैंडर परेशान है कि वो सब कुछ तो कर रहा है अपने बेटे के लिए, फिर भी उसका बेटा बिली बुचर के पास चले जाता है। होमलैंडर भले ही अपने बेटे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, पर अगर लोग रायन को ज्यादा चाहने लगेंगे तो वो जेलेसी में खुद ही अपने बेटे को मार देगा। सच कहूं तो होमलैंडर सिर्फ प्यार का भूखा है। उसे प्यार चाहिए, बहुत सारी अटेंशन चाहिए जो उसे कभी नहीं मिली। वैसे होमलैंडर किसी का सगा नहीं है, मार तो वो किसी को भी देगा। फिर होमलैंडर को अपने अंतर मन से आवाज सुनाई देती है और हम शीशे में 3 होमलैंडर को देखते हैं जो उसको वापस घर जाने के लिए कहते हैं। इट्स टाइम टू गो बैक होम, शुरू से शुरू करने के लिए। सो मे बी 4th एपिसोड में हमें होमलैंडर की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी। वैसे ये सीजन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और अभी आने वाले एपिसोड में कुछ बड़ा कांड होने वाला है। वैसे होमलैंडर फ्रस्ट्रेटेड है और फ्रस्ट्रेटेड होमलैंडर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आई डोंट थिंक कि वो अपनी एजिंग को ग्रेसफुली ले पाएगा, और मुझे लगता है कि इस सीजन के एंड में रायन बिली बुचर के साथ चले जाएगा। और ये भी कंफर्म हो गया है कि सीजन 5 द बॉयज का फाइनल सीजन होने वाला है। एंड आई थिंक कि 4th और 5th सीजन बहुत ही कमाल के होने वाले हैं और ये लोग सारी हदें पार कर देंगे। वैसे ये सीजन तो शुरुआत से ही कितना ब्लडी और साइकोलॉजिकली पीक पे चल रहा है। लेट्स सी आगे आने वाले एपिसोड्स कैसे होते हैं। वैसे आपको ये फर्स्ट 3 एपिसोड कैसे लगे, आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।